बेलचे लाओ खोलो जमी की तहें, मैं कहां दफन हूं कुछ पता तो चले। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, देश में अब तक जो नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी ने मुमकिन कर दिखाया। नरेंद्र मोदी ने देश की संप्रभुता को दांव पर लगाते हुए अमेरिका को हमारे मामले में दखलंदाजी की अनुमति दे दी है। कम से कम ट्रंप के सीज फायर को लेकर किए गए दावे से तो यही लगता है। शनिवार रात डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को खबर दी कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व में लंबी चर्चा की और उनकी मध्यस्थता के कारण अब भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम को यानी संघर्ष विराम को लेकर सहमत हो गए हैं। 11 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं और इतने लंबे वक्त से उन्होंने पिछली सरकारों के कई फैसलों को पलटा है, कई नियमों को बदल दिया, कई कानून निरस्त किए, लेकिन कम से कम विदेश नीति से ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं की थी जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़े। अब 11 साल पूरा होते होते मोदी ने यह कारनामा भी कर दिखाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डियर फ्रेंड बताने वाले नरेंद्र मोदी ने उन्हें इतनी छूट दे दी कि अब ट्रंप भारत से पहले दुनिया को बताएं कि भारत ने क्या फैसला लिया है। पहले ट्रंप ने बताया था कि भारत टैरिफ खत्म करने पर राजी हो गया है। इससे पहले ट्रंप ने यह बताया था कि भारत अमेरिका से F-35 खरीदने वाला है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारी सेना पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रही थी और पाकिस्तान के आक्रमण से देश की रक्षा कर रही थी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक बता दिया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। इस युद्ध विराम या संघर्ष विराम की शर्तें क्या हैं? क्या पाकिस्तान ने हार मान ली? क्या पहलगाम के आतंकियों को पकड़ा गया? क्या आतंकवाद पर पाकिस्तान ने कड़ा रुख अपनाया? ऐसे सवालों को किनारे करते हुए ट्रंप ने अपनी मर्जी दुनिया को सुना दी और मोदी ने भारत को उस मर्जी के आगे सिर झुकाने के लिए विवश कर दिया। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों का नाम ले रहा हूं दोस्तों, और इन गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री देश में रहे, लेकिन विदेश नीति के मामले में सभी ने नेहरू जी के बनाए हुए सिद्धांतों का ही पालन किया। भारत गुटनिरपेक्षता पर चलता रहा और न अमेरिका और न ही चीन न रूस किसी को इतनी छूट नहीं दी कि वो भारत के आंतरिक मामलों में कुछ कहे। लेकिन यहां मोदी के काल में सारी हदें पार हो गई हैं और ऐसे में जब लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं तो मोदी भक्तों को उसमें भी मिर्ची लग रही है और वे बेतुके जवाब, बेतुके बयान दे रहे हैं और ऐसे बयान देकर पहले की उन उपलब्धियों को मटियामेट कर रहे हैं जिनसे देश का सिर ऊंचा हुआ। इस बारे में अब विपक्ष के बयान भी सामने आ रहे हैं। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उसको सुन लीजिए। नहीं, इसकी टाइमलाइन देखने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमने भुगता था, पीड़ित पक्ष हम थे और हमने एक बहुत ही टारगेटेड इंटरवेंशन किया था, प्रिसीजन के साथ, सिविलियन कैजुअलिटी ना हो इंश्योर किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ना छुआ, आतंक की प्रयोगशालाओं पर सिर्फ वार किया, 9 आइडेंटिफाइड प्लेसेस। उसके विपरीत हमने अपने लोग खो दिए, अपने नागरिक खो दिए, अपने ऑफिसर्स खो दिए। तो ये दो आर्मी का फर्क भी है, एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल आर्मी इंडिया की और उधर एक रोग स्टेट की आर्मी। बहरहाल थोड़ा असहज इसलिए हुआ कि हमारी ब्रीफिंग से पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की। ये शिमला समझौते के तहत भी ये कतई उचित नहीं था और मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार जिस भी रूप में करें, सरकार ने की कोशिश कि मध्यस्थता किसी की नहीं है, लेकिन एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं। वहीं सपा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कुछ सवाल नरेंद्र मोदी से किए हैं, जरा इसको भी सुन लीजिए। हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी हैं। इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे मासूम लोग मारे गए
और प्रधानमंत्री जो उस बैठक में पहले नहीं बैठे और अब भी नहीं बैठेंगे, तो लगता है कि उनको जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस समय प्रधानमंत्री होते तो वो हर जगह में, हर ऑल पार्टी मीटिंग में भी होते, स्पेशल सेशन भी बुलाया जाता, सबके साथ बातचीत होती। तो देश के नेता सवाल उठा रहे हैं। अब आइए जरा इन तमाम सवालों के बीच आईने की नजर से पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि क्या मोदी की नीतियों से देश को हो गया है बड़ा नुकसान, और यह भी समझेंगे कि कैसे देश का मीडिया मोदी भक्ति में कर रहा है देश के खिलाफ ही काम। लेकिन पहले पलटते हैं इतिहास के उन पन्नों को जब भारत जंग के मैदान में आया, लेकिन संप्रभुता से कभी किसी तरह का समझौता भारत ने नहीं किया। भारत शांति प्रिय देश है। हमारी नीति है कि हम पहले किसी पर आक्रमण नहीं करते। बावजूद इसके भारत 1947, 1962, 1965, 1971 और 1999 यानी 5 बार युद्ध का हिस्सा बना। इसमें 62 के चीन के आक्रमण में भारत को हार मिली, लेकिन बाकी सारे जंग जो पाकिस्तान के साथ लड़े गए उसमें हमें जीत हासिल हुई। युद्ध में भारत ने सारे अंतर्राष्ट्रीय तकाजों का पालन किया, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया कि कोई तीसरा देश हमारे मामले में दखलंदाजी न करे। लेकिन इस समय 2025 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध की स्थिति बनी, उसमें पहले तो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि उनकी सरकार पहले की नीतियों पर ही चलेगी और हमले पर जवाबी कार्रवाई करेगी। लेकिन 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता के महज 3 दिन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई की शाम को अचानक दुनिया को संदेश दिया कि उनकी भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के नेतृत्व से लंबी चर्चा हुई है और उनकी मध्यस्थता के कारण दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। 78 सालों में कभी किसी देश ने इस तरह भारत के नाम पर अपना बयान जारी नहीं किया। यहां तक कि रूस ने भी कभी भारत के साथ दोस्ती का ऐसा नाजायज फायदा नहीं उठाया, लेकिन ट्रंप ने ऐसा किया तो जाहिर है कि मोदी से सवाल हो रहे हैं कि वो पूरे मामले की सच्चाई बताएं। क्या मोदी ने ट्रंप को मध्यस्थता करने कहा? अगर ऐसा है तो फिर उस विपक्ष को भरोसे में क्यों नहीं लिया जो शुरू से इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा है? पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तो शनिवार देर रात ही अपने देश को संबोधित किया और इसे पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत बताई। लेकिन मोदी ने तब भी देश को यह नहीं बताया कि भारत अगर जीत का दावा कर रहा है तो फिर पाकिस्तान हार क्यों नहीं मान रहा। शहबाज शरीफ के संबोधन के पहले ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी हो गया था, लेकिन भारत की स्थिति सरकार ने तब भी स्पष्ट नहीं की। अपने संबोधन में शहबाज शरीफ ने अमेरिका, ब्रिटेन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और चीन सबका शुक्रिया अदा किया। ऐसे में भारत को बताना चाहिए कि अगर ये सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे तो क्या इन्होंने भारत का विरोध किया है? तो मोदी के सामने सवालों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन मोदी ने अब तक एक वाक्य भी देशवासियों से सीधे नहीं कहा है। उच्च स्तरीय बैठकें करते हुए तस्वीरें तो खूब आई हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये कैसी बैठकें हो रही थीं जिसमें एक तरफ तो सेना के जवान सरहदों पर जान की बाजी लगाने पहुंचे, दूसरी तरफ सीमांत इलाकों में यानी बॉर्डर एरिया में नागरिकों की जान पर बंद आई, और इनके बीच ट्रंप बता रहे हैं कि भारत युद्ध विराम यानी संघर्ष विराम या सीज फायर के लिए राजी हो गया है। ट्रंप के ऐलान के बाद सरकार की तरफ से युद्ध विराम की सूचना आई, जिससे मोदी पर यह आरोप जाहिर तौर पर लग रहे हैं कि मजबूती का दावा करते करते नरेंद्र मोदी ने देश को अमेरिका के सामने झुका दिया। इन हालात में इंदिरा गांधी, जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लोगों ने याद करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अमेरिका की धरती से ही अमेरिका को चेतावनी दे दी थी कि हमारे मामले में टांग अड़ाने का उन्हें कोई हक नहीं है। पाकिस्तान के साथ 1971 की लड़ाई में अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि वो अपना 7वां बेड़ा भेज देगा। इस पर इंदिरा गांधी ने कड़ा जवाब दिया था कि 7वां नहीं बल्कि 8वां बेड़ा भेज दो, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। तब इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व ने सेना को इतना मनोबल दिया कि उसने पाकिस्तान को हराया और उसके 2 टुकड़े करके दुनिया का भूगोल बदल दिया। बांग्लादेश नाम का नया देश दुनिया के नक्शे में आ गया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के समर्पण की तस्वीरें देश का गौरव हैं। ऐसा कमाल भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, मगर मोदी भक्तों को इंदिरा गांधी की वीरता से भी तकलीफ हो रही है। वो सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही था तो फिर देश पर कई आतंकी हमले क्यों हुए। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों का कोई जवाब नहीं हो सकता, लेकिन अफसोस होता है ये देखकर कि मोदी के महिमा मंडन में लगे ये भक्तनुमा पत्रकार अनजाने में अपने देश के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं और एक तरह से देशद्रोह ही कर रहे हैं।
तो भारत ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई की दरमियानी रात को शुरू किया और उसमें पाकिस्तान में बने आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, उससे देश में एक नया जोश भर गया था कि भारतीय सेना के होते हुए नागरिकों को कितना सुकून है। बुधवार को इस ऑपरेशन की जानकारी देने 2 महिला सैन्य अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग में आई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान में केवल आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया है और इसके अलावा किसी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान को निशाने पर नहीं लिया गया। इससे देश और दुनिया में भारत की मजबूती और समझदारी का बड़ा संदेश गया। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसकी तरफ से तो कोशिश यही थी कि किसी तरह भारत में विभाजन की खाई बनी रहे और यह बढ़ जाए। लेकिन यहां तो मामला उल्टा हो गया। देश की जनता ने कठिन वक्त में, मुश्किल वक्त में भरपूर समझदारी का परिचय दिया, लेकिन ऐसे समय में देश के बड़े मीडिया चैनलों और उनके तथाकथित स्टार पत्रकारों ने फेक न्यूज का नया बाजार खड़ा कर दिया ताकि उस पर मुनाफा कमाया जा सके। वहीं बीजेपी की तरफ से ट्वीट हुआ जिसमें यूपीए सरकार के वक्त हुए हमलों का जिक्र कर बताया गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने आतंकवाद पर ढीला रवैया अपनाया, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से पाकिस्तान के साथ वार्ता बंद है और आतंकवादियों को सबक सिखाया जा रहा है। इस ट्वीट के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब सेना के किए का क्रेडिट भी नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा? जब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो तमाम विपक्ष ने इसमें संतोष जाहिर किया कि आतंकवादियों को जवाब दिया जा रहा है, लेकिन अब सेना की कार्रवाई पर बीजेपी अपने अंक बढ़ाने में लगी हुई है, जिस पर विपक्ष की आपत्ति होना स्वाभाविक है। वैसे भी सेना देश की होती है, किसी पार्टी विशेष की तो होती नहीं। पाकिस्तान के साथ हुई सारी लड़ाइयों में भारत को जीत मिली है और हर जीत का सेहरा सेना के सिर ही बंधा है। कभी यह नहीं कहा गया कि यह नेहरू जी की जीत थी, यह लाल बहादुर शास्त्री की जीत थी, इंदिरा गांधी की जीत थी या अटल बिहारी वाजपेयी की जीत थी। 1947, 1965, 1971, 1999 इन चारों लड़ाइयों में जीत का पूरा श्रेय भारतीय सेना को मिला है। अब भी यही हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सारे आक्रमण को हमारी सेना और मजबूत रक्षा प्रणाली ही विफल कर रही थी। ऐसे में अगर बीजेपी सोशल मीडिया हैंडल इस तरह के पोस्ट करेगा तो फिर सवाल उठेंगे ही, और इसमें बिना बात नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जनता भी अब देख रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने जो लोग मंच पर आए उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा के लिए बात की। हालांकि सेना में धर्म की पहचान गौण हो जाती है और कर्तव्य ही सर्वोपरि रहता है, लेकिन फिर भी कर्नल सोफिया कुरैशी का सामने होना पाकिस्तान को कड़ा संदेश देता है और साथ ही देश के भीतर बैठे उन अराजक तत्वों को भी नसीहत थी कि धर्म के आधार पर विभाजन करने की कोशिश न की जाए, क्योंकि जब दुश्मनों को जवाब देने की बारी आती है तो भारतीय सेना में शामिल सारे धर्मों के लोग एक साथ मिलकर जवाब देते हैं। तो चाटुकारिता में लगा मुख्य धारा का मीडिया शायद इस बात को समझ नहीं रहा या कि हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने की झूठी खबरें परोसने की उसे इतनी आदत हो चुकी है कि वो इनके बिना अपने बुलेटिन चला ही नहीं पा रहा है। खबरों को नाटकीय तरीके से परोसने में भी मुख्यधारा का मीडिया एकदम एक्सपर्ट हो चुका है। इसीलिए किसी ने टैंकों और मिसाइलों के ग्राफिक्स के साथ वीडियो गेम की तरह लड़ाई की खबर दिखाई, तो किसी ने जंगी सायरन खबरों के बीच बजाए और किसी ने टीआरपी के चक्कर में झूठी खबरें ही दिखा दी और एक विश्लेषक ने तो ईरान के मंत्री को ही अपशब्द कह दिए, जिसके बाद भारतीय दूतावास को इस पर सफाई देनी पड़ी। इन सारे पत्रकारों का सच सामने आ गया है। चुनावों के वक्त या कोरोना काल जैसे मुश्किल समय में भी देश ने नफरत में सने हुए ऐसे पत्रकारों की जहरीली टिप्पणियां खूब सुनी हैं, लेकिन इन एंकरों और उनके चैनल मालिकों ने लड़ाई जैसे मुश्किल वक्त में भी अपना जहर फैलाना नहीं छोड़ा है। बुधवार के बाद से कई चैनलों ने ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज में इतना झूठ परोस दिया कि उसका कोई और छोड़ नहीं रहा। अब देखना होगा कि देश के भीतर झूठी खबरों की लड़ाई और देश के बाहर आतंकवाद से लड़ाई में क्या नरेंद्र मोदी अपनी मजबूती दिखा पाएंगे या फिर ट्रंप के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे। खैर, शायर हामिद इकबाल सिद्दीकी ने ठीक ही फरमाया है कि बेबसी से नजात मिल जाए, बेबसी से नजात मिल जाए, फिर सवालो जवाब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।